Hello student, a very good morning to all of you to our YouTube channel Curiosity E-Classes. Student, in the last lecture we have learned about the laws of chemical combination जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था law of conservation of mass, फिर हम लोगों ने पढ़ा law of constant proportion. तो बच्चों आज उसका नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने में या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझने में, तो आप पिछला वीडियो लेक्चर नंबर 3 रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो इट वाज फर्स्ट गिवन बाय डाल्टन, जिन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है इसकी बात करते हैं। So this law simply state that when two elements combine to form two or more compound, then the masses of one which combine with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio to one another. तो ये लॉ सिंपली कहता है बच्चों कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं लेकिन उनसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक एलिमेंट या पहले एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास से कंबाइन करता है और उस दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मासेस के बीच में एक सिंपल होल नंबर का रेशियो एग्जिस्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, तो आप देखते हैं कि देयर आर टू प्रोबेबिलिटी। पहली प्रोबेबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड बने, और जब कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बने। तो देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज, आइदर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म और कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म। ऐसा आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लेस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है ये जानते हैं। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये लॉ कह रहा है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करें लेकिन उनसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बने, जैसे कि यहां पर दो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, पहले का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में इनके मासेस का रेशियो क्या है, इस पर बात करते हैं और फिर इस लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला कंपाउंड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। उस हिसाब से ये हुआ 12:32, और 4 से कट करेंगे तो आएगा कितना बच्चों, इट इज 3:8। तो सिंपली कितना आ रहा है, ये 3:8 रेशियो आ रहा है पहले कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो। ध्यान रखना ये 3 कार्बन के मासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 8 है वो ऑक्सीजन के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो एक ही है तो 1 कार्बन, ठीक है, विच मीन 1 × 12। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा बच्चा, 1:0, दैट इज 1 × 16, तो ये हो जाएगा 12:16। सिंपली 4 से अगर आप कट करेंगे तो क्या आएगा, इट इज 3:4। तो पहला कंपाउंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मासेस का रेशियो 3:8 है, और हमारा दूसरा कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मासेस का रेशियो 3:4 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा लॉ क्या कह रहा है बच्चों कि दोनों में एक एलिमेंट का फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट। तो यहां फिक्स मास किसका है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो इट इज कार्बन। तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये फिक्स है। उसका फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मासेस से कंबाइन कर रहा है और उनके बीच एक फिक्स रेशियो है, एक फिक्स होल नंबर रेशियो है, दैट इज 8:4। तो दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या आ रहा है, 8:4, जिसको सिंपली हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 2:1। So this is the way how law of multiple proportion can be verified. तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों कंपाउंड में कार्बन का जो मासेस का रेशियो है दैट इज सेम, इट इज 3 और 3, तो हमने इसको हटा दिया। अब बचा ऑक्सीजन, तो उनके मासेस के बीच में जो रेशियो आ रहा है दैट इज 2:1 और ये एक होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो दिस इज हाउ हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दोनों फॉलो करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ठीक है, अब हम इसी चीज को दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। कुछ और कंपाउंड की बात करते हैं, आइए। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है, दैट इज वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप सभी जानते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इट इज वाटर। ठीक है, आप इसे बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। और जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से इन एक्सेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ऐसे केस में H2O2 भी बनता है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा क्या कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड वाटर, सभी जानते हैं। और इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है यहां तक? तो पहला क्या है, दिस इज वाटर, एंड दूसरा क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं। आइए इनके एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं या फिर नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में हमारे पास एक तरफ है H2O दैट इज वाटर, और दूसरी तरफ है H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन ऐसे दो एटम है, सो इट विल बी 2U। ठीक है, इसका होता है 16 और ऐसा एक एटम है दैट इज 16U। तो आप दोनों के रेशियो को अगर निकालेंगे तो आया है 2:16, दैट इज अल्टीमेटली 1:8। गॉट इट? तो मासेस का जो बच्चों रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:8, किसके, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का। तो ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए दूसरे कंपाउंड के एनालिसिस करते हैं। इसमें दो एटम है और एक हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1U, इसमें भी दो हैं तो, और एक ऑक्सीजन का होता है 16U। तो जब आप इसे लिखेंगे देन यू विल गेट इट दैट 2:32 क्या आ जाएगा, 2:32, और ये रेशियो बनेगा 1:16 का। ठीक है, दैट रेशियो बिकम्स 1:16। और यहां पर बच्चों ये जो है ये हाइड्रोजन के मास को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑक्सीजन के मास को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास से कंबाइन कर रहा है और उनके बीच एक होल नंबर रेशियो है। तो एक एलिमेंट का फिक्स मास मतलब हाइड्रोजन का फिक्स मास आप देख सकते हैं साफ साफ यहां पे क्लियर है। हाइड्रोजन का फिक्स मास मतलब हाइड्रोजन का 1 पार्ट ऑक्सीजन के अलग अलग पार्ट से कंबाइन कर रहा है और उनके बीच एक होल नंबर रेशियो होगा। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन को आप देख सकते हैं, पहले में ऑक्सीजन कितना है 8 और दूसरे में कितना पार्ट है उसका 16 पार्ट। तो इनके बीच रेशियो आ रहा है 1:2। क्लियर बच्चों? तो यहां पर भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरीफाई हो रहा है। क्लियर बच्चों? अब आइए हम लोग अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और आपके स्कूल एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लम आपको ऑफनली मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत केयरफुली इसको समझिएगा और आइए समझते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। तो बच्चों ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। द हाइड्रोजन कॉन्टेंट इन वन ऑफ दीज इज 5.93%। पहले वाले में ये 5.93% है, while in other it is 11.2%, shows that this data illustrate the law of multiple proportion। तो दिखाइए कि क्या ये डेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो देखो बेटा हमारे पास दो कंपाउंड है, पहला है कंपाउंड, ठीक है 1, और दोनों कंपाउंड किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक, अगर दो ही से मिलकर बना है तो दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। तो हमारा पहला वाला जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का परसेंट है 5.93%। ठीक है बच्चों, तो दूसरे में कितना होगा, बड़ा आसान है, 100 से माइनस कर दीजिए 5.93 को, एंड हियर यू विल गेट 94.07%। ठीक है, ये पहले कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंट है और ये ऑक्सीजन का परसेंट है। अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड नंबर 2 की।
कंपाउंड 2, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का परसेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11.2% है, और इस वजह से ऑक्सीजन का परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 11.2 एंड दैट इज 88.8%। तो इस तरह से दो अलग अलग कंपाउंड में हमने दो अलग अलग एलिमेंट के मासेस के रेशियो को लिखा। अब हम क्या निकालेंगे, इनके बीच एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर अगर हम केस 1 की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के, या इसको हम रिवर्स करके करते तो थोड़ा बेटर होगा, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन का मास ऑफ हाइड्रोजन से रेशियो निकालते हैं, आइए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मास तो नहीं दिया, परसेंट दे रखा है, तो आप लेट्स एज्यूम, आप ये एज्यूम कर लीजिए कि 100% मतलब 100 ग्राम है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। जब भी आप 100% है तो उसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू है, या परसेंट ही आप लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 94.07 और डिवाइड बाई कितना, 5.93। अगर आप इसे रफली देखेंगे देन इट इज कमिंग टू बी 16, ठीक है। 16:1 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 16:1, ठीक है। इस कंपाउंड में भी सेम वर्क करने वाले हैं हम करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ ऑक्सीजन it is 88.8% और मास ऑफ हाइड्रोजन it is 11.2%, ठीक है। अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो इट कम्स टू बी 8/1, ठीक है। यहां भी परसेंट था तो आप इसे परसेंट लिखें या फिर मास लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आ रहा है 16:1 और यहां पर आ रहा है 8:1। ये ऑक्सीजन का मास है और ये हाइड्रोजन का मास है, ये ऑक्सीजन का मास है और ये हाइड्रोजन का मास है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों रेशियोज में जो हाइड्रोजन का रेशियो वाला पार्ट है वो फिक्स है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो फिक्स मास है वो ऑक्सीजन के अलग अलग मास से कंबाइन कर रहा है, और ऐसी कंडीशन में, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन का मास है उनके बीच एक होल नंबर रेशियो होगा। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड 1 में ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है और कंपाउंड 2 में, ठीक है। तो कंपाउंड 1 में ये था इट इज 16 और दूसरे में कितना है, इट इज 8। सो इट कम्स टू बी 2:1। तो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैंस हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरीफाइड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड हियर, गॉट इट। सो बड़ी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को टैकल किया, और आई होप कि आप लोग एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर 11th एग्जाम और टेस्ट। अगर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन को लगा लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। अब हम मूव करते हैं अगले लॉ की तरफ। हेलो बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले लॉ को, दैट इज गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम। तो यह मेरे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सीक्वेंस में 4th लॉ है, ठीक है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट गैलुसैक, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ये लॉ क्या कहता है जानते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट at a given temperature and pressure when the gases combine they do so in a volume which bear a simple ratio to each other and also to the volume of gaseous product। सुन के बड़ा डर लग रहा होगा यार, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं बच्चों, कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैसेस या गैसियस रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके वॉल्यूम्स के बीच में एक रेशियो होता है। यहां पर इस बात को आप जरूर नोटिस करिएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके सब गैसियस होने चाहिए। अगर वो गैसियस नहीं है या उनमें कोई एक लिक्विड है या कोई एक सॉलिड है, देन दिस विल, ये लॉ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पर अप्लाई नहीं होगा। किस कंपोनेंट पर, जो सॉलिड या लिक्विड है। तो ये कंप्लीटली अप्लाई होता है किस पर, केवल और केवल गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहा है कि अगर दो रिएक्टेंट जो कि गैसियस हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके
वॉल्यूम्स के बीच में एक रेशियो होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज H2 व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विल बी फॉर्म। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होती है। और अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर लिखें तो आप ध्यान देंगे जो नंबर लिखा होता है बच्चों उसी को नंबर ऑफ मोल्स या उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इस नंबर को? इसे कहा जाता है, या तो आप बोले इसे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या आप इसे बोले रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इससे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स सिंपली आप कहते आए हैं। तो यहां पर जब हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो हमने देखा कि इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा तो चलो एक 1 लिख लेते हैं, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो चलो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें कि सब ये जो रिएक्शन हो रही है, अगर ये हो रही है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वो सेम है अगर, तो ऐसी कंडीशन में इनके वॉल्यूम्स के बीच में एक रिलेशन होगा। ठीक है, हम सिंपली कह सकते हैं इसका वन वॉल्यूम मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर जो भी आप लेना चाहें, इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और उस प्रोसेस में इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम के रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं और वॉल्यूम के रेशियो में ही ये प्रोडक्ट को भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूं, मैंने कहा 5 लीटर हाइड्रोजन ली है, 5 लीटर क्लोरीन गैस ली है, तो कितना HCl प्रोड्यूस होगा? तो आंसर है 2 × 5, मतलब 2 वॉल्यूम मतलब 2 × 5 लीटर, कितना आया? 10 लीटर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इसका 5 लीटर इसके 5 लीटर से कंबाइन करेगा तो इसका 10 लीटर बनेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने इस बात को समझा कि क्या है गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम। अब आइए इस चीज को हम और रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, और जो वाटर बनता है वो भी वेपर है। ठीक है, वेपर मतलब गैसियस फॉर्म की तरह ही है। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और सबसे पहला काम करिए रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखकर या फिर नंबर ऑफ मोल को लिखकर। तो देखो बच्चों, इधर 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन बैलेंस लग रही है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन है जो कि बैलेंस नहीं है। तो हम इधर 2 लगा देंगे, 2 लगाते ही हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ 4 हाइड्रोजन और इधर 2, तो हम यहाँ लगाएंगे 2 और हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम इनके बीच वॉल्यूम का रेशियो लिख सकते हैं, अगर वो सब्सटेंस गैसेस हैं तो, सॉलिड या लिक्विड के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? हाँ, गैसेस के प्लेस पर अगर वेपर लिखा है तो भी चलेगा, उसे सेम कैटेगरी का ही माना जाता है। तो अब अगर हम यहां पर कहें कि इसका कितना वॉल्यूम है तो इसका 2 वॉल्यूम। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और ऐसा करने से वाटर के 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है यहां तक? तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से जब रिएक्ट करेगा तो वाटर के 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे। मान लो सेम डेटा आपको देकर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कोई कहता है कि यू आर गिवन 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपको क्या दिया जा रहा है? 10 लीटर हाइड्रोजन गैस दी जा रही है एंड 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? और फिर इनको बर्न किया जा रहा है। बर्न करने से क्या बन रहा है? बर्न करने से बन रहा है वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर। तो बताओ कितना वॉल्यूम वाटर वेपर का प्रोड्यूस होगा? क्लियर है? तो यहां पर हम गैल्यूसैक लॉ को लगाकर निकाल सकते हैं कितना वाटर का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। कैसे? आइए जानते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला काम है बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखना। अगर आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आप गलत आंसर करेंगे।
तो हम सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन को देखते हुए क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे, दिस इज अभी ऊपर लिखी हुई, इसी को कॉपी कर लेते हैं। 2s2 प्लस O2 मेक्स 2H2O। ठीक है, अब इसको मैंने आपको समझाया कि आप स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखिए, नहीं लिखा है तो वहां 1 लिख लीजिए और फिर यहां नीचे लिख लीजिए। ठीक है, तो जब इसका 2 वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम दिए गए हैं, इसका 10 लीटर दिया गया है। क्लियर हो रही है बात? तो इसका अगर 10 लीटर है तो इसका 5 लीटर से कंबाइन करेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। इस चीज को गौर से देखिए। तो अगर हमें उसकी जगह पे 10 लीटर दिया तो इसका कितना वॉल्यूम से कंबाइन करेगा, कॉमन सेंस है, 5 लीटर से कंबाइन करेगा। क्लियर हो रही है बात? और इसका कितना प्रोड्यूस होगा, तो आप ध्यान दीजिए, ये 2 वॉल्यूम है। अगर 1 वॉल्यूम का मतलब 5 लीटर है, 2 वॉल्यूम का मतलब 10 लीटर है, तो यहां कितना आएगा, इट विल बी 10 लीटर वाटर वेपर। क्लियर बेटा? तो दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसका 10 लीटर है, इसका 5 लीटर है तो 15 आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहां पर उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है ना, इनको ऐड नहीं किया जा रहा। अगर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऐड होगा, लेकिन इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हो रही, तो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर आप इसको ना देखकर सिंपली ये देखें कि 1 वॉल्यूम 5 लीटर के बराबर है तो 2 वॉल्यूम 10 लीटर के बराबर आएगा। क्लियर है? आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। इस बार बच्चों हमारी रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच में। ठीक है, और बन रहा है 2NH3। हमने इनको बैलेंस कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ 3 लगा देंगे तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो ये जो हमारी दी गई रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है बच्चों, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब हम ध्यान से देखें कि इसका कितना वॉल्यूम है, नहीं लिखा कुछ तो आप 1 लिखो, और लिखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यहां पर अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन हमेशा गैस होती है जनरली रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे, और अमोनिया भी गैस होती है। तो हम यहां पर अवोगाड्रोस लॉ लगाकर रिलेशन को, सॉरी गैलुसैक लॉ लगाकर रिलेशन को लिख सकते हैं। तो इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से जब रिएक्ट करता है तो वो उसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो रही है बात बच्चों? तो यहां जोड़ा नहीं जाता, यहां स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर लिखा जाता है। अब आप ध्यान दें, अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 20 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस is kept and reaction take place and in the reaction ammonia is produced। उस रिएक्शन में क्या बनती है, अमोनिया बनती है। तो बताओ कि अमोनिया का कितना वॉल्यूम होगा STP पर, इसका वॉल्यूम एट STP। ठीक है, तो सोचिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम अपनी केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, लिखेंगे और पहले वॉल्यूम रिलेशन को लिख लेंगे। अब आप इसको टैली कराओ कि अगर इसका 10 लीटर हुआ तो इसका 30 लीटर चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन में इसका 10 लीटर दिया है तो इसका 30 लीटर चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो अगर 30 लीटर नहीं है तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हमें थोड़ा संभल के करना होगा। और इसका उल्टा सोचो बच्चों कि अगर इसका 20 लीटर है तो ये 3 वॉल्यूम अगर 20 लीटर के बराबर है तो 1 वॉल्यूम किसके बराबर होगा। अगर आप ये निकाल लें तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इफ पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, इफ 3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 लीटर देन 1 वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 20/3 लीटर। क्लियर है?
तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 20/3 लीटर। तो ये पूरा कंबाइन नहीं करेगा, इसका 10 लीटर कंबाइन नहीं करेगा। 20/3 दैट इज 6.67 लीटर ही कंबाइन करेगा, पूरा का पूरा आपका नाइट्रोजन कंबाइन नहीं करेगा। क्लियर है? आप दोनों एंगल से सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने ये किया कि आपने इसका 10 लीटर कंबाइन कराना है तो इसका 30 लीटर चाहिए, और आपके क्वेश्चन में 20 लीटर ही है जो कि कम है, तो हम इसका रिवर्स सोचेंगे कि इसका 20 लीटर इसके कितने से कंबाइन करे। तो इसका क्या 6.7 लीटर अवेलेबल है? तो आंसर है यस, 10 लीटर है, और उससे कम है तो पॉसिबल है। तो अब इसका 6.6 लीटर ही कंबाइन करेगा इसके 20 लीटर से। जस्ट मेक इट क्लियर। और ऐसी कंडीशन में 1 वॉल्यूम की वैल्यू देखो आपने निकाल ली है, बहुत अलर्ट रहिएगा बच्चों, ठीक है? आपने 1 वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली है, और क्वेश्चन में 2 वॉल्यूम NH3 बनने वाला है। तो 2 वॉल्यूम क्या होता है? 2 × 1 वॉल्यूम लिख सकते हैं। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 वॉल्यूम का मतलब है 20/3, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 40/3 एंड दैट इज 13.33। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका कितना लीटर बनेगा ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है ना? यहां से आप सबसे पहले एक ध्यान दें कि 1 वॉल्यूम की वैल्यू निकालें, और तुरंत निकालें क्या कि कितना अमोनिया बनेगी। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो 13.33 लीटर अमोनिया बनेगी, 2 वॉल्यूम बनेगी। आपको अल्टीमेटली 1 वॉल्यूम की वैल्यू को निकालना है, एंड देयर आफ्टर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? इन द सेम मैनर आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। बड़ा ही कह सकते हैं फेमस एग्जाम्पल है, आपके स्कूल में और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है? आप सभी ने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा, ठीक है? अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो क्या बनेगा? CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप सिंपली स्ट्रांगली हीट कर देते हो तो ये टूट जाता है और देता है CaO और प्लस CO2, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम और CO2, ये गैस है बच्चों, ये सॉलिड है, ध्यान रखना है, और ये भी सॉलिड है, इस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है? अगर ऐसे केस में आपको दिया जा रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट when heated, ठीक है, कॉमा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट STP, ठीक है बच्चों? STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है यहां तक? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन। आप डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, दैट में ऑल्सो बी रिटन एज 760 mm ऑफ Hg, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम क्या होगा। क्लियर है? तो इसको भी आप मोल कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें चाहे तो गैली-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम लगा सकते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो हमें कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 50 ग्राम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, ठीक है, और उसका मास दिया हो तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, मास जो भी हो और डिवाइड बाय उसी सब्सटेंस का मोलर मास, ठीक है? तो यहां पर जो मास दिया गया बच्चों कितना है? 50 ग्राम है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम।
क्लियर है यहां तक? तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितने मोल्स? इट इज 0.5 मोल्स। तो सबसे पहले आपने ये निकाला, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? और एसटीपी पर एक बात जान लीजिए, एसटीपी पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, एसटीपी पर उसका वॉल्यूम फिक्स है, दैट इज 22.4 लीटर। क्लियर है? तो इस चीज को हम बड़ी आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम चाहें तो उसको कोरिलेट करके उसका आंसर दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है समझते हैं बच्चों इस बात को। देखो, इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसका कितना मोल है? इसका 1 मोल है। वो इसका कितना मोल दे रहा है? इसका 1 मोल दे रहा है। आप बैलेंस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए, इसका भी 1 मोल है। क्लियर है? जब इसका 1 मोल था बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, तो इसका 1 मोल है, और उस 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल्स ही मिले हैं, ठीक है। तो अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल, और अगर इसका 0.5 मोल दिया गया है तो ये इसके कितने मोल प्रोड्यूस करेगा? तो इसके भी वो देगा 0.5 मोल। क्लियर है? क्योंकि ये गैस है तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ 0.5 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? इट विल बी 22.4 लीटर इंटू 0.5 एंड इट विल बी 11.2 लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अर्ली आ गया। इन चीजों को हम समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। मोल कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको हर एक छोटी बड़ी चीज 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे, फिर हम आएंगे मोल कॉन्सेप्ट पर, और फिर हम इन जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन तरह की, ठीक है, उन सबको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। If you like the lecture, then do subscribe और share among your friends। जिन फ्रेंड्स को आप जानते हैं जिनको नीड है, जरूरत है, ठीक है, तो वो आप उनके बीच में इस लेक्चर को शेयर करिए और इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।